नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। खबरों की खबर की करते हैं शुरुआत। और देखिए, कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, इसलिए शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों के साथ जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही, चर्चा में रही। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जुब्बल हाटकोटी हाईवे 5 पर भारी लैंडस्लाइड हुआ और देखिए बड़े बड़े पत्थर और मलबा पहाड़ से नीचे आ गिरा, जिससे नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये इसलिए खतरा होता है सड़कों पर, खासकर पहाड़ों पर। और मॉनसून के वक्त जब भी बारिश हो, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, हम ये चाहते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जुब्बल हाटकोटी और आगे देहरादून को ये जोड़ता है। वैसे गनीमत ये रही कि इस भारी लैंडस्लाइड में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे राहत की बात। ये पहली तस्वीर, खतरा अलर्ट किया आपको। दूसरी तस्वीर, आगे बढ़ते हैं। बारिश से जुड़ी एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खबर महाराष्ट्र की रत्नागिरी से आई है, जहां एक स्कूल परिसर में बाढ़ के पानी के साथ 8 फीट लंबा मगरमच्छ भी चला आया। देखिए जनाब को, ये भी खतरे हैं, इनको भी खतरा होता है। हालांकि अब जाहिर है तब स्कूल में कोई भी नहीं था। मगरमच्छ को वन विभाग और छत्रपति वन्य जीव फाउंडेशन की टीम ने रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जिले में नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीर 2 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी तस्वीर। और ये खबर मुंबई से ही, जहां मुंबई के नाला सुपारा में बरसात के बाद सड़क धंस गई और सड़क धंसने से इसमें एक 16 टायर वाला ट्रक फंस गया। देखिए पहले, हड़कंप मच गया चारों तरफ, अफरा तफरी, आवाज। अब इसके बाद इलाके में यातायात काफी देर तक बाधित रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क पर खराब क्वालिटी का भराव हुआ और जिसके कारण ये जो बरसात है, बरसात के बाद सड़क की पोल खुल गई। दरअसल ये ट्रक नहीं धंसा, ये सड़क की पोल खुल गई और सरकारी सिस्टम की भी। दावे लाख होते हैं, लेकिन जो लाख करोड़ रुपए हैं ये जाते कहां हैं, इस पर भी प्रश्न उठा है इस तस्वीर के साथ। आगे बढ़ते हैं। यह भी खबर महाराष्ट्र से, यह तस्वीर भी महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे में ऑक्टोपस की थीम वाली राइड मौत का झूला बन गई। भिगवान इलाके में झूले का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद झूले पर बैठे व्यक्ति की गिरकर जिंदगी चली गई। उसका दोस्त इस हादसे में गंभीर तौर पर जख्मी है, जिसका इलाज चल रहा है। दरअसल जब झूला घूम रहा था तब सीट का प्लेटफॉर्म अलग हो गया और उसमें बैठा शख्स भारी टक्कर के साथ जमीन पर धड़ाम। तस्वीर देखिए, खतरा है ये, खतरनाक। वैसे तो मुझे इन सब चीजों से डर लगता है, लेकिन रोमांचक लोग करते रहते हैं। मुझे कोई कहे तो मैं तो नहीं जाता। जिंदगी प्यारी है, ठीक है, रोमांच अपनी जगह पर है, सुरक्षा अपनी जगह पर है, क्योंकि ऐसी कई तस्वीर, कई कहानियां सामने निकल कर आ गई है, जिसमें बहुत लोगों की जिंदगी चली गई है। हालांकि ये कहा जाता है कि जब तक बुलावा ना हो, जब तक लाइफ लाइन है, तब तक कोई छीन नहीं सकता। तो ये भी आप मान लीजिए। जिस व्यक्ति की मौत हुई उसका नाम तुषार है और ऐसी तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद क्या है? मकसद ये कि आप भी गलतियों से सबक जरूर लें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं। अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और इसमें भी आपके लिए एक सबक है। कल रात यूपी के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के पास लोहिया पथ, सब जानते हैं, लोहिया पथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसमें एक नौजवान गाड़ी का गेट खोलकर क्या कर रहा था? रील बनवा रहा था। देखिए जरा, ये लाल घेरे के अंदर रील का शौक बहुत खतरनाक। रील जो है ना, आपकी असल में जिंदगी में वो रील बना दे रही है। आप पुलिस प्रशासन के कैद में हो जा रहे हैं, गाड़ी सीज हो जाती है, आप हवालात पहुंच जाते हैं, भारी मोटा जुर्माना ठोक दिया जाता है, आपके घर वाले परेशान रहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए, 2-4 फॉलोअर्स के लिए, लाइक्स के लिए आप ऐसा क्यों करते हैं? जिंदगी खुद की भी और दूसरों की भी खतरे में डाल देते हैं। और देखिए, यूपी पुलिस ने वीडियो की तफ्तीश कर ली। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम भुवनेश रघुवंशी है। जाहिर है, जो भी स्टंट करता है वो ऐसा करके दूसरे लोगों की जान को जोखिम में डालता है और कानून भी अपने हाथ में ले लेता है। लेकिन कानून क्या करता है? फिर सजा का भी प्रावधान है, तो सजा तो मिलती है और मिलनी भी चाहिए, ताकि सबक लें। नहीं तो सब भाई साहब सब सड़क पर निकलकर क्या करेंगे? रील बनाने लगेंगे। थोड़ा सबक लीजिए, मकसद हमारा यह है दिखाने का। रील बनाकर आफत मोल लेने की एक और घटना राजस्थान के सीकर से सामने आई है। वहां एक युवक ने खुद को ही किडनैप करने की फर्जी रील बना डाली। तस्वीर में अब आप देखिए जरा कि कैसे गाड़ी में किडनैपिंग की झूठी रील बनाई जा रही है। ये जो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी डालिएगा, ये एरो मार्क लाल में दिखा रहे हैं। घुटने की हालत बहुत खराब है, चल नहीं पाएंगे बड़े दिन तक, और कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं। क्यों करते हैं आप फर्जी वाला रील बनाकर? ये देखिए, तस्वीर देख रहे हैं आप लाल घेरे के अंदर, फर्जी वाला। ये अब उधर देखिए जरा, 2 तस्वीर दिखा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, बैठे हुए हैं।
छोटी सी पैंट, पूरा जख्म बाहर, घुटने आप देख रहे हैं, लंगड़ेंगे कुछ दिन तक। कानून को हाथ मत लीजिए। जब यह वीडियो पुलिस अधिकारियों की नजर में आया तो मामले की तफ्तीश हुई। आरोपी युवक ने पुलिस थाने में ही हंगामा किया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी पर कार्रवाई की पूरी तैयारी में है। कान तो पकड़ रहे हैं, अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है पिटाई भी ढंग से हुई है इनकी, तस्वीर देखकर लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव कोच में सवार एक मुसाफिर यात्री के साथ झांसी रेलवे स्टेशन पर आधा दर्जन लोगों ने मारपीट की और यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट हुई। अब मारपीट का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि झांसी के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बबीना के जो विधायक हैं राजीव सिंह परीक्षा के साथियों पर लगाया गया है आरोप उन पर। वहीं इस मामले में जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने घटना तो स्वीकारी, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बबीना विधायक राजीव सिंह ने कहा है कि वो लिखित में अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही झांसी जीआरपी में मामला दर्ज उन्होंने करा दिया है। लेकिन जिसकी पिटाई हुई, पिटाई भी उसी शख्स की और शिकायत भी उसी के खिलाफ, ये कैसा न्याय? बहुत सारी चीजें हैं। अब मामले की छानबीन होगी। हमारा अपील ये है कि उसमें पोजीशन ना देखी जाए। नेता हैं, माननीय हैं, विधायक हैं या उनके साथियों ने पीटा, इसमें जो वास्तविकता है न्याय मिले, जस्टिस मिले। आम लोग हैं, क्या सफर नहीं करेंगे? आपको उसी जनता ने चुनकर पहुंचाया था और जनता को ये आप पीटने लगे, ये कहां लिखा हुआ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में 2 दिन पहले दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट करने वाले आरोपियों के साथ पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ हो गई, यानी एनकाउंटर, गोली ठाए ठाए। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में गोली लग गई। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तीसरे आरोपी को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, लूटी हुई चांदी, सोने की ज्वेलरी और नकदी बरामद हुई। 18 जून को लूट के बाद सीसीटीवी में लुटेरे कैद हो गए थे। तस्वीर फिर से दिखा देते, लेकिन अंजाम क्या होता है यह देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए अंजाम, अंजाम गुलिस्तान। जी हां, ये पुलिस वाले उनको सहारा दे रहे हैं जिन्होंने जख्म दिया, मारा, अब लंगड़ा कर चल रहे हैं। कुछ दिन चल भी नहीं पाएंगे, कुछ महीने। ये जुर्म की दुनिया में कदम ना रखें, 100 बार सोचें। थोड़ा फौरी आपको लगता है कि कुछ हमने फ्री में कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसा कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और अब देखिए आपके तो पैर ये भी फिलहाल लंबे हो गए। आगे बढ़ लेते हैं। आपको याद होगा गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में 18 जून की रवि शर्मा नाम की युवक की थाने के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रवि अपने पिता और अन्य लोगों के साथ रिपोर्ट दर्ज करने आए थे। हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस और हत्यारोपी के बीच, जिसमें आरोपी मोंटी के दोनों घुटनों में पुलिस की गोली लगी है। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये आप देख रहे हैं भाई साहब लंगड़ा रहे हैं, लंगड़ते हुए आगे जा रहे हैं। ये तस्वीरें और सबक बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा फोकस कहां रहता है सबक पर, कहानी के साथ साथ। ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन तस्वीरों को हमने पहुंचा दिया और साथ ही मकसद मैसेज भी क्लियर कर दिया खबरों के साथ साथ। अब बात इजराइल ईरान महाजंग की, युद्ध की। आज युद्ध का 8वां दिन है और अभी तक दोनों पक्ष 1 इंच पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। इजराइल ईरान पर मिसाइल दाग रहा है, ईरान इजराइल को मिटाने के लिए लड़ रहा है और इस लड़ाई में सबकी नजरें अमेरिका पर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हैं। आखिर ट्रंप करेंगे क्या? एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि वो जब चाहें तब ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का काम तमाम कर सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि वो ऐसा करेंगे नहीं। इन सब के बीच उनका दफ्तर कह रहा है कि ट्रंप अगले 15 दिनों में यानी 2 हफ्तों में, 2 सप्ताह में तय करेंगे कि करना क्या है। लेकिन फिलहाल कभी हां कभी ना वाली मुद्रा में ये दिखते हैं। रिपोर्ट। एक बम गिरा, एक आबाद इमारत बर्बाद हो गई, उसके सामने धुएं का गुब्बार दिखा, जलती हुई कार दिखी। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 8वां दिन और भीषण तबाही लेकर आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस जिद पर अड़े हैं कि वो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खामनेई को मिट्टी में मिलाकर मानेंगे, और ईरान दावा कर रहा है कि आखिरी सांस तक वो इजराइल को जवाब देगा।
इस जिद और अहंकार में इजराइल और ईरान दोनों देशों के लोग तबाह हो रहे हैं। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इस हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन इमारत और वहां मौजूद कारों को नुकसान पहुंचा। इससे पहले ईरानी हमले को लेकर पूरे इजराइल में कई जगहों पर सायरन बजाए गए। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव में किए हैं। मिसाइल हमले में तेल अवीव की कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह समस्या इससे कहीं आगे की है। इजराइल और ईरान के बीच 2300 किलोमीटर की दूरी है। लड़ाई इन दो देशों के बीच हो रही है, जिनकी सीमाएं एक दूसरे से टकराती नहीं है, बल्कि इजराइल और ईरान के बीच दो देश आते हैं, जॉर्डन और इराक। लेकिन सबकी नजर करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर है कि वो क्या कदम उठाता है और कब उठाता है, क्योंकि ट्रंप का पिछले एक महीने के अंदर ईरान को लेकर कभी नरम तो कभी गरम तेवर दिखते हैं। I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर अपने रुख और तेवर बदलते रहे हैं। जब इजराइल ने युद्ध की ठान ही ली, तो ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मजबूत संबंधों का हवाला दिया। फिर ट्रंप ने बयान दिया कि ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है और वो उसको हासिल करने के करीब है। जब युद्ध शुरू हो गया तो ट्रंप इस असमंजस में फंस गए कि आगे वो करें क्या। ट्रंप ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे, ना कि नेतन्याहू की शर्तों पर। फिर ट्रंप को लगने लगा कि वो इजराइल के चक्कर में ईरान के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन फिर पश्चिम एशिया में अपनी मजबूत मौजूदगी के लिए ट्रंप को लगा कि इजराइल का साथ जरूरी है, जिसके कारण ईरान पर उनका शिकंजा कसने लगा। लेकिन अब खबर है कि ईरान पर हमले के लिए ट्रंप 2 हफ्ते का समय ले रहे हैं। खबर यह भी है कि ईरान ने अमेरिका से संपर्क साधा था और ट्रंप ने उम्मीद जताई कि बातचीत से रिश्ता निकल सकता है। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. अब सवाल है कि ट्रंप ने ईरान पर हमला करने या ना करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त क्यों लिया। इसकी वजह यह है कि पहली बार ईरान अमेरिका से बातचीत को राजी हुआ है। ट्रंप को लगता है कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। ट्रंप को यह भी लगता है कि बातचीत से मामला सुलझा तो जंग रुक जाएगी। ट्रंप को यह भी लगता है कि उनकी धमकी से ईरान डर जाएगा। साथ ही उस डर से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ सकता है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। अब अगर पश्चिम एशिया में भी युद्ध का एक नया मोर्चा खुल गया तो बर्बादी और तबाही ही बचेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो ये जो बूम बूम की आवाज आप सुन रहे हैं, इजराइल और ईरान दोनों में बीच बीच में ये आवाजें आ रही हैं। देखिए, इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई को खत्म करने की बात की है। दूसरी तरफ ईरान भी दिखा रहा है कि उसके पास सैनिक ताकत में कोई कमी नहीं है। आज जुमे की नमाज ईरान में भी पढ़ी गई, जिसमें नमाज पढ़ने वाले मस्जिद के इमाम जंगी फौजी के कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने आए और साथ ही खुतबे के दौरान उनके हाथ में राइफल्स भी थीं। और खास बात क्या थी बताते हैं। वही नमाज पढ़ने वाले नमाजियों ने अपने बदन पर कफन पहना हुआ था, जिसमें सिर्फ आदमी नहीं बल्कि औरतों ने भी कफन के साथ नमाज पढ़ी थी। ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए। अक्सर आप भारत वगैरह में नमाज पढ़ते देखते हैं तो पुरुष ही आपको दिखते हैं, लेकिन यहां देखिए औरतें भी वो कफन पहन के घूम रही हैं। लेकिन इजराइल ने भी अपने नागरिकों को तैयार कर दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर देखते रहिए। कफन बांधकर ईरान के लोगों ने नमाज पढ़ी है। अब उधर इजराइल
हालांकि इसमें देखिए तिरंगा भी नजर आ रहा है बीच में। कुछ जो भारतीय हैं वो समर्थन दे रहे हैं ईरान को और इजराइल का भी समर्थन है। सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, दो धड़े हैं। अभी हम आपसे सवाल पूछ लें कि आप ईरान के साथ हैं कि इजराइल के साथ, आपका जवाब क्या होगा? तो अब आपको जरा हम कुछ डिटेल्स दे देते हैं। वहां पर विरोध प्रदर्शन तो हुआ ही, और जो वहां के सर्वोच्च नेता हैं अयातुल्ला खामनेई, उनके लिए नारे भी लगाए जा रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के, मतलब जिंदाबाद के ही लग रहे हैं, मुर्दाबाद वहां इजराइल के लिए लग रहे हैं। लेकिन क्लस्टर बम आज बहुत सुर्खियों में है। यह क्लस्टर बम क्या होता है? क्योंकि देखिए इजराइल का आरोप है कि ईरान ने दागे हैं क्लस्टर बम। मध्य इजराइल पर मिसाइल दागी गई। मिसाइल 8000 मीटर की ऊंचाई पर फटी है। 8 किलोमीटर के दायरे में 25 बम बिखर गए क्लस्टर बम के जरिए। अब जरा ये समझिए, ये इजराइल आपको नजर आ रहा है, वो इजराइल पर ईरानी जो क्लस्टर बम है वो बरसा। एक मिसाइल ऊपर जाती है, ठीक, अब उसमें से क्लस्टर दरअसल क्या होता है? गुच्छों में ये वहां से बम कह लीजिए एक मिसाइल के जरिए वो हवा में फैल गई और उन्होंने अपने टारगेट को चुन लिया। और जो बात हो रही है आयरन डोम की भी कुछ अपनी सीमा होती है। मान लीजिए कि वो कंफ्यूज हो गया, एक साथ 25-50 बम हमने छोड़ दिया, जब तक उसकी मारक क्षमता होती 8 मैक की स्पीड से, हवा की गति से 8 गुनी ज्यादा रफ्तार के साथ मिसाइल छोड़ी गई, इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उतना टाइम गया और कुछ मिसाइल्स को चलिए आयरन डोम ने हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन बाकी की जो मिसाइल गिरी है वहां पर उसने तबाही मचाई है इजराइल के अंदर, खासकर तेल अवीव में जो ऊंची ऊंची इमारतें, वहां पर हॉस्पिटल को भी टारगेट किया गया और वहां पर स्टॉक एक्सचेंज को भी टारगेट किया गया। लेकिन नेतन्याहू ने, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वहां के प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कहा है हम नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ईरान को भी पता है कि कतर अल उदीद सबसे बड़ा अमेरिकी, आपको बता दें कि 100 विमान और जो ड्रोन है 8000 सैनिक की मौजूदगी है। ये कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना कहां पर है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस पर सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस यहीं पर है। अमेरिका को हम ला रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ईरान के खिलाफ वो है और इजराइल का बैकअप कौन? अमेरिका। 100 विमान और ड्रोन, 8000 सैनिकों की मौजूदगी है। प्रमुख हवाई संचालन केंद्र है, ये सेंटर है, वो नजर डालिए। ये कतर की बात हो गई। अब थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं। बहरीन, नौसेना सपोर्ट गतिविधि है अमेरिका की तरफ से। 9000 स्टाफ यहां पर मौजूद हैं। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, यह मुख्यालय हेडक्वार्टर है। इसको समझिएगा। ये बहरीन बात हो गई, कतर की बात हो गई। थोड़ा इस तरफ आइए नीचे। सऊदी अरब, प्रिंस सुल्तान एयरबेस है ये। यहां पर कितने सैनिक मौजूद हैं? अमेरिकी सैनिक की बात हो रही है हमारी, 2700 यानी 2700 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। और सामरिक वायु शक्ति बेस है, यानी कि उस तरफ नेवल और इस तरफ आप देखिए एयरबेस, और वहां पर सैनिकों की भी मौजूदगी। अब कुवैत आरिफ जान कैंप है, कुवैत शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में मुख्य रसद और ज्वाइंट फोर्स बेस है ये। आपको बाकायदा हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये हो गया ईरान। ईरान के आसपास जो अमेरिकी फौज है वो कहां मौजूद है। अमेरिका ने, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ही होगा कि किस तरह से वहां से धीरे धीरे हटा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं नुकसान ना पहुंचे, इधर से अगर अटैक हो जाए तो उनको क्षति ना पहुंचे। यूएई अल धाफरा एयरबेस, 3500 सैनिक मौजूद हैं। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर्स और ड्रोन समेत निगरानी विमान के लिए इंटेल मौजूद है। निगरानी और स्ट्राइक ऑपरेशन यहां से होता है। तो ये हो गई बात कतर की अल उदीदा एयरबेस की। सऊदी की बात हमने कर ली, कुवैत की बात कर ली। अब थोड़ा ऊपर आपको ले चलेंगे। बहरीन की हमने बात कर ली, यूएई की बात कर ली। अब इराक पहुंचिए। एरबिल एयरबेस है यहां पर मौजूद, जो आपको दिखा रहे हैं वो ब्लिंक हो रहा है रेड और येलो में। हवाई अभियान अमेरिकी सेना का यहां पर उपयोग। तो चारों तरफ से तो ईरान को घेर रखा है अमेरिकी सेना ने। अमेरिका का पूरा बेस यहां पर मौजूद है। अब इसको सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की स्थिति क्या है? अमेरिका सिर्फ अमेरिका में अपने सैनिकों को नहीं रखता, बल्कि दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं रखता है। और वही आपको हम समझा रहे हैं कि ईरान में अगर उसको अटैक करना पड़ा तो जरूरी नहीं है कि वो अमेरिका से अटैक करे। वो कहां से कर सकता है? इराक से, एरबिल एयरबेस से, कुवैत आरिफजान कैंप से, बहरीन नौसेना सपोर्ट गतिविधि, यूएई में अल धाफरा एयरबेस से, कतर में अल उदीद एयरबेस से, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस से। अब आप इसको समझ लीजिए। यूं ही अमेरिका की तैयारी नहीं होती। अमेरिका अलर्ट करता है, चेतावनी देता है, और डोनाल्ड ट्रंप की अगर कुछ खासियत है तो ये हो। अब लेकिन इसका कितना सपोर्ट होगा ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कुछ बड़ी खबर आ रही है जो कि हमें जानकारी दी गई है। कुछ
इसमें जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो भारत और ईरान के राजदूत की अगर कोई बात हुई होगी तो अभी क्या इसको लेकर हलचल है, क्या चर्चा हो रही है, जरा सुन लेते, सुनवा देते हैं आपको जल्दी से। This is the bilateral conflict, and if any third parties enter to this one, it will make it more complicated, and definitely it will escalate it to another level of the conflict, which will be out of the control, and every country will be harmed. It is no matter than Iran or the neighboring countries, even those countries who are out of the region, we can say like the India, I don't know, Pakistan, China, whatever, they will face with the effects of these escalation of tensions. तो दरअसल अमेरिका हो या इजराइल, उनका आरोप क्या है? आरोप है कि ईरान ढके छुपे न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है और इसीलिए वो ईरान पर अटैक कर रहे हैं। इजराइल तो यही बात दुनिया को लगातार बताता रहा है, बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी किया, स्ट्राइक भी किया, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अब तक इसके सबूत नहीं मिले हैं। तो सवाल है कि अब आगे क्या हो सकता है? सवाल यह भी है कि क्या ईरान में खामनेई रहेंगे या फिर जाएंगे, और क्या अमेरिका ईरान में फिर से ऐसी सरकार चाहता है जो उसके इशारे पर चले? उसको समझने के लिए हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है आप सभी दर्शकों के लिए, देखिए आप। फलक को जिद है कि हम बिजलियां यहीं गिराएंगे, हमें भी जिद है कि हम आशियां यहीं मनाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में यही चल रहा है। इजराइल को लगता है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और इसीलिए इजराइल उन परमाणु ठिकानों को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए इजराइल ने ईरान पर कई बार हमले भी किए। इजराइल अब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोल चुका है। इन तीनों परमाणु ठिकानों में फोर्डो सबसे अहम है, जिन पर इजराइल ने कई बम बरसाए। हालांकि फोर्डो के मजबूत सुरक्षा कवच के कारण बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने पहले दावा किया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, अब उसके चीफ राफेल ग्रोसी अपने बयान से पलट गए हैं और कह रहे हैं कि इसके सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर सवाल है कि ईरान के साथ परमाणु हथियार के नाम पर युद्ध हो क्यों रहा है? ईरान भी कह रहा है कि वो धमकियों से डरने वाला नहीं है। که نمیخوایم جنگ رو گسترش بدیم، ولی این رئیس جمهور متوهم آمریکا باید بدونه که ملت ما مثل ملت‌های غرب نیست که با یک تهدید اونا رو در کنترل خودش بگیره و هر چی رو به اونا تحمیل کنه. एक दिलचस्प बात यह है कि 2003 में आयतुल्लाह खामनेई ने एक फतवा जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इस्लाम के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन फिर भी इजराइल और पश्चिमी देशों की सरकारों को ईरान पर कभी यकीन नहीं रहा। उन्हें हमेशा इस बात का शक रहा है कि तेहरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बहाने एटम बम बनाने की काबिलियत हासिल कर रहा है और यही ईरान पर इजराइल के हमलों की ताजा वजह बनी है। लेकिन ईरान अगर परमाणु हथियार नहीं बना रहा है तो फिर इसी बहाने क्या उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है? दरअसल 1979 तक ईरान पर राजशाही थी और आज भी ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी इजराइल के हमले का समर्थन इस बात के लिए करते हैं कि ईरान में खामनेई की कट्टरता खत्म होगी। तो सवाल है कि क्या अमेरिका किसी शाह रजा पहलवी जैसा शासक ही बिठाना चाहता है जो अमेरिका का यस मैन बनकर रहे? جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. در این روزهای دشوار دل من با همه شهروندان بی‌دفاعی است که آسیب دیدند و قربانی جنگ طلبی و توهمات خامنه‌ای شدند. من سالها کوشیدم تا میهنمان گرفتار آتش جنگ نشود. پایان جمهوری اسلامی، پایان جنگ 46 ساله آن با ملت ایران است.
सबसे बड़ी बात है कि इजराइल खामनेई के खून का प्यासा बना बैठा है, लेकिन अमेरिका इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के वीटो से खामनेई की जान बच गई, क्योंकि ट्रंप को अंदाजा है कि मिडिल ईस्ट खामनेई की हत्या से दहल सकता है। यानी ये युद्ध ईरान बनाम इजराइल की जगह खाड़ी देशों का युद्ध हो जाता। साथ ही ट्रंप को उम्मीद है कि वो ईरान से परमाणु समझौता कर लेंगे। ईरान इजराइल युद्ध में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, लेकिन बैक चैनल से अब भी युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्रियों से मुलाकात हो रही है। इसका मकसद शांति की कोशिश है, यानी अमेरिका धीरे धीरे करीब 1 महीने पहले वाले दौर में जा रहा है, जब ट्रंप शांति की बात कर रहे थे। We had some very good talks with Iran yesterday and today, and let's see what happens. But I think we could have some good news on the Iran front. Likewise with Hamas on on Gaza. We want to see if we can stop that. And Israel, we've been talking to them, and we want to see if we can stop that whole situation as quickly as possible. बदलते हालात में एक तो ट्रंप ने 2 हफ्ते का समय युद्ध के बारे में सोचने के लिए ले लिया है, और दूसरी तरफ शांति के प्रयास बता रहे हैं कि दुनिया और अधिक युद्ध के लिए तैयार नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और आपको जब हम ये न्यूज बता रहे हैं इजराइल और ईरान की, जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इस वक्त भी जंग जारी है। बिल्कुल, इजराइल पर फिर से अटैक किया है ईरान ने। हालांकि इजराइल भी जवाब दे रहा है। बताया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से ही कि कुछ लोग हमले में घायल हुए हैं, जानकारी मिल रही है। कई मिसाइल्स दाग दी गई हैं। ईरान इजराइल संघर्ष में ईरान को तो भारी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इजराइल का भी नुकसान बड़ा है। अब जरा जो जानकार बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, उनके मुताबिक इस युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और लगभग हर रोज इजराइल के कितने खर्च हो रहे हैं अंदाजा लगाइए। रोजाना 1732 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एक दिन में। इस युद्ध की कीमत है अरबों रुपए, मतलब अगर आप जोड़ लें तो हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंटरसेप्टर मिसाइल्स का है। ये इंटरसेप्टर इजराइल की अगर बात करें तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम एक हिस्सा है, और हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। आयरन डोम जिसे हम कहते हैं, आयरन डोम, तभी सवाल भी उठते हैं। दरअसल एक साथ अगर अटैक हो जाए, मान लीजिए एक साथ हवा में 100 मिसाइल्स छोड़ दी जाए, तो आयरन डोम की भी एक अपनी कैपेसिटी है। सेंसर जितना काम करेगा, कुछ को वो बचा लेता है, कुछ लेकिन गिर जाते तो नुकसान ज्यादा हो जाती है। तो गोला बारूद, लड़ाकू विमान पर भारी खर्च है इजराइल की तरफ से। कब तक इजराइल भी इसमें खींचेगा जंग को, कब तक कोई देश चाहता है? लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम पर बह रहा है पानी की तरह पैसा। इनके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हो रही गोला बारूद, जैसा कि आपको बता रहा है, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। इजरायली शहरों पर मिसाइल हमलों से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शुरुआती आकलन के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी खबरें हैं कि इजराइल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा खींचता है तो ईरानी मिसाइल को रोकने की इजराइल की क्षमता भी इससे प्रभावित हो सकती है। हालांकि इजराइल कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों को मटिया मेट किए बिना मानेगा नहीं। इजराइल की दुनिया एक चीज तो जरूर मानती है, इच्छा शक्ति। वो जो कहता है वो करता जरूर है, उसने दिखाया भी है करके। अब आप भी सुनिए भारत में इजराइल के राजदूत इस बीच क्या कह रहे हैं। What we did is we acted at the almost last moment we had in order to foil and remove Iran's plan for the extermination of our state. Iran has built in the last 30 years a strategy that would allow it to annihilate the state of Israel. For some people it's very difficult to believe, but this is the truth. They have built a strategy that has basically 3 tracks. The first and the most dangerous track is the nuclear track, because this regime that has sworn to destroy us and has stated that multiple times was actually acquiring the means to have weapons of mass destruction. So they have deceived the international community and the IAEA for many years. Iran has been conducting non-declared nuclear activities that it hasn't been able to explain why they are doing it. तो दोनों देशों को ही भारी नुकसान हो रहा है। कोई भी देश वैसे चाहेगा नहीं, लेकिन बात किसकी है? ईगो की, आत्मविश्वास की, आत्मसम्मान की और अपने नागरिकों की रक्षा की।
लेकिन अब अमेरिका की भूमिका क्या होगी, ये सबको इंतजार है, कभी हां कभी ना, और ये 15 दिन देख लेते हैं, फिर 2 हफ्ते इंतजार करके कि उसके बाद क्या होता है। देखिए, सीज फायर पर पाकिस्तान का वो कबूलनामा जिससे खुल गई डोनाल्ड ट्रंप की पोल, वो दिखाएंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हां, ये भी दिखाएंगे कि बिहार में चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में कैसे सज चुकी है बिसात। छोटा सा ब्रेक, बने रहें, देखते रहें एनडीटीवी। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान पर हमले को लेकर थोड़ी दुविधा में दिखते हैं, तो दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का नाहक श्रेय भी लेने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि किसी तीसरे देश के दबाव में भारत ने सीज फायर नहीं किया था, किसी की मध्यस्थता, मीडिएशन बर्दाश्त नहीं। और अब पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया है कि उसने ही सीज फायर की गुहार लगाई थी। हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए, आपको डोनाल्ड ट्रंप को भी हमने कैसे उन्होंने यू टर्न लिया था, सुनवा दिया था। पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अब जरा देखिए रिपोर्ट में। कहां तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे कि उनके दम पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन अब तो पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि उसने ही भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान के ही एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को, कि बदकिस्मती से भारत ने एक बार फिर 2:30 बजे मिसाइल हमले किए। उन्होंने नूर खान एयरबेस और शोरकोट एयरबेस पर हमला किया। 45 मिनट के भीतर सऊदी प्रिंस फैजल ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें तब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मेरी बातचीत का पता चला। उन्होंने पूछा कि क्या वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करने और ये बताने के लिए अधिकृत हैं कि अगर वो रुकते हैं तो हम तैयार हैं। मैंने कहा, हाँ भाई, आप कर सकते हैं। उन्होंने मुझे वापस फोन किया और कहा कि उन्होंने एस जयशंकर को ये बात बता दी है। अब आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर हुई बातचीत में ये बता दिया कि पाकिस्तान के झुकने पर हमने सीज फायर किया था, तो ट्रंप को ये बयान देना पड़ा। Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन ही ये साफ कर दिया था कि वो आतंकवाद को छद्म युद्ध नहीं बल्कि युद्ध के रूप में लेता है। इसलिए पाकिस्तान के साथ समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सीज फायर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बड़बोलेपन को विपक्ष ने मोदी सरकार की हार मान ली थी। अब पाकिस्तान ने भी सच स्वीकार कर लिया है, तो उम्मीद है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस भी ये मानेगी कि भारत की ताकत को देखकर वाकई पाकिस्तान डर गया था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और इस बीच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का एक अहम बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा की रैली में बताया कि क्यों उन्होंने G7 के बाद अमेरिका जाने का वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है।
तो एक तीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निशाने साध दिए, जवाब भी दे दिया। ओडिशा की जनता के बीच मैसेज भी क्लियर कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा से पहले बिहार की यात्रा पर थे। पीएम ने सिवान की धरती से बिहार को लगभग 5,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन चुनावी मौसम में इस यात्रा के सियासी मायने ज्यादा निकाले जा रहे हैं। जरा आप भी वो समझिए, देखिए। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का ये अपमान कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए लोग महागठबंधन को जिस समय पीएम मोदी चुनौती पर चुनौती दे रहे थे, उस वक्त मंच पर पूरा एनडीए एक साथ था। जेडीयू की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी-आर के चिराग पासवान, हम के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। मैसेज साफ है, विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर एक एक करके घटक दल के सभी नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफी देर तक बातचीत करते रहे और जब बोलने की बारी आई तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर हुए। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर भी पहुंचे, जहां बीजेपी सरकार ने 1 साल पूरे किए हैं। पीएम ने वहां एयरपोर्ट से जनता मैदान तक रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों पक्ष आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि किस गठबंधन की तरफ से तैयारी क्या है। मोदी जहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा चेहरा है, फायर है, वहीं महागठबंधन तेजस्वी के नाम पर सहमति की कोशिश कर रहा है। एनडीए जहां डबल इंजन को सफल फॉर्मूला करार दे रहा है, तो वहीं महागठबंधन नीतीश की सेहत पर सवाल खड़े कर रहा है। एनडीए जहां अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब पर भरोसा जता रहा है, वहीं आरजेडी एमवाई यानी मुस्लिम, यादव के अलावा पिछड़ा, दलित सब पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी तरह एनडीए विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश में है, जबकि महागठबंधन एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी जो लहर होती है, माहौल, उसी को बुलाने की कोशिश में है। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिवान रैली के सियासी मायने क्या हैं? इस बात को अब आसान शब्दों में जरा समझते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल, जी हां, इसी साल आपको बता दें, अक्टूबर नवंबर में लगभग विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन का गढ़ माने जाने वाले सिवान और पड़ोसी जिले गोपालगंज, सारण की 24 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत का लक्ष्य रखा है। यह समझते रहिएगा, सियासी मायने सिवान और आसपास की 24 सीटों पर लक्ष्य रखा है। सिवान में 8 सीट मुस्लिम और यादव बहुल हैं। जी हां, सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम यानी एमवाई वोटर्स का दबदबा। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में 18% से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। जिले में यादव वोट भी बड़ी संख्या में है। एमवाई समीकरण यहां आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को मजबूत बनाता है। 2015 विधानसभा में 8 में से 7 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, तब जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। 2020 विधानसभा में 8 में से 6 सीटें महागठबंधन के खाते में आई थी और माना जा रहा है यहां सवर्ण और अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश और बीजेपी के साथ है, जिसकी वजह से सिवान की 8 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई। सवर्ण और अति पिछड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ, इसके सियासी मायने आपको हम समझा रहे थे। तो ये तो हो गए डिटेल्स। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट खबर। अस्पताल एक ऐसी जगह जहां इंसान जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचता है। डॉक्टर्स को क्या माना जाता है? भगवान। जहां हर सांस के लिए जंग लड़ी जाती है। लेकिन क्या हो जब यही अस्पताल कोमा में चले जाएं? देश के कोने कोने से ऐसी खबरें हमेशा सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की दर्दनाक तस्वीर बयां करती है। सिंबावली, हरदोई और सवाई माधोपुर में लापरवाही और अव्यवस्था ने मासूम जिंदगियों को छीन लिया है, लील लिया है। यह रिपोर्ट जरूर आपको देखनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट।
ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ के सिंभावली का पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहां 2 माओं ने अपने नवजात की जिंदगी की आस लेकर कदम रखा था। लेकिन यहाँ ना बिजली थी, ना ऑक्सीजन और ना ही समय पर एम्बुलेंस। रात के अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी हुई और 2 मासूमों की सांसें थम गई। मेरी बेटी है, वहाँ पे उनको एडमिट किया 4:00 पे 10:00 पे डिलीवरी हुई, लेकिन उसके बाद में बच्चा मरा हुआ। उन्होंने वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही बच्चे का पानी निकालने की व्यवस्था थी, ना ही लाइट की व्यवस्था थी। डिलीवरी अंदर ही हुई थी, बाहर अंधेरा था। जब वो बच्चे को निकाला वो अंधेरा हो गया था, लाइट भटकी अंधेरा हो गया, लेकिन फिर मोबाइल की टॉर्च से दिखा करके तब वहाँ पे उसको करा था बच्चे को। परिजनों ने आरोप लगाया कि नवजात की मौत के बाद उसको हापुड़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके घंटों बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। गाड़ी 1.25 घंटे बाद वहाँ पे मिली है। एक वहाँ इमरजेंसी गाड़ी खड़ी थी, उसने बोला कि वो पहले उसको फोन किया है, पहले वो आएगी, मैं बाद में जाऊंगा। बिजली गुल, ऑक्सीजन खत्म और एम्बुलेंस का घंटों इंतजार, ये है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का सच। हालांकि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये जांच उन मासूमों की सांसों को वापस नहीं लाएगी। डिलीवरी तो बिजली में ही हुई है, उस समय लाइट आई हुई थी, लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई तो लाइट भाग गई थी। अब ये जांच का विषय है कि उस समय इन्वर्टर चालू था, नहीं था, चोरी था, तो उसके लिए मैं जांच पूरी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं रिजल्ट बताऊँ। ये तस्वीरें हरदोई मेडिकल कॉलेज की हैं, जहाँ पीडियाट्रिक आईसीयू में मासूम लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ ना बिजली है और ना ही पंखा। तीमारदारों को हाथों से पंखा झलाना पड़ रहा है ताकि मरीजों को गर्मी से राहत मिले। अब बुधवार की बात है, रात में करीब वही 9-10 के आसपास आंधी पानी आई हुई थी, तो उस वजह से कुछ तार कट गए थे। उसके वजह से थोड़ा विद्युत कुछ घंटों लिए बाधित हुई थी और उसके बाद सही करा लिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और सवाल उठा, क्या यही है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का स्तर? समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो सड़क पर उतरेंगे। जहाँ पर आईसीयू वार्ड, जहाँ पर नवजात बच्चे भर्ती थे, वहाँ पर ना इन्वर्टर की व्यवस्था थी, ना जनरेटर की। सब हाथ वाले पंखे से मरीज हवा अपने बच्चों के ऊपर कर रहे थे। और वहाँ पर अस्पताल में गंदगी व्याप्त है, कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ का न प्रशासन न जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ का आम जनमानस परेशान है और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पर बिल्कुल लचर है। कोई भी यहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था अस्पताल में नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो भी काम हो रहा है कागजों तक सीमित है और जो भाजपा सरकार जो भी वादे कर रही है सब खोखले झूठे वादे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर की कहानी तो और भी दिल दहला देने वाली है। मलारना स्टेशन पीएचसी में एक महिला घंटों तड़पती रही, लेकिन न डॉक्टर मिला और न ही नर्स। महिला के परिजन अस्पताल स्टाफ को ढूंढते रहे। आखिरकार साथ आई एक महिला को खुले फर्श पर डिलीवरी करानी पड़ी। ये कोई पहली घटना नहीं है। ग्रामीण इलाकों में पीएचसी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्या यही है सबको स्वस्थ रखने का सपना? ये कहानियां सिर्फ संभावली, हरदोई या सवाई माधोपुर की नहीं, बल्कि देश की बेपटरी होती स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हैं, जहां लापरवाही और अव्यवस्था ने अस्पतालों को उम्मीद की जगह मौत का ठिकाना बना दिया है। सवाल ये है कि आखिर कब तक मासूम जिंदगियां इन हालात की भेंट चढ़ेंगी? कब तक माएं अपने बच्चों को खोएंगी और कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कोमा में रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए जरा कुछ डिटेल्स। उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी डॉक्टर्स हैं और कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसके बारे में आपको जरा बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 108 जिला अस्पताल हैं। ये डिटेल्स आप सभी को जानना चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश में 108 जिला अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 975 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, जिसमें 3742 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और 27,000 उपकेंद्र मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ है और कुल सरकारी डॉक्टर्स की संख्या कितनी है? 13,000। अब समझिएगा, 24 करोड़ आबादी, 13,000 डॉक्टर्स, यानी एक सरकारी डॉक्टर पर इस समय 18,461 मरीज डिपेंड है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी डॉक्टर्स के कुल जो पद हैं प्रदेश में 18,000 हैं।
तो ये है समीकरण। आप कैलकुलेट करते रहिए और समझिए कि कितनी विश्वास जो सेवाएं हैं उन पर खर्च करने की, उनको आगे बढ़ाने की दरकार है। तो आखिर में एक ऐसी खबर जो आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए। आजकल चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया है हम सबके घरों में। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि इसका इस्तेमाल कहीं हमारे दिमाग को सुस्त तो नहीं कर रहा। जल्दी से रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। अगर आप भी चैट जीपीटी या इससे मिलते जुलते किसी एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सवाल यह है कि क्या चैट जीपीटी आपके दिमाग को सुस्त कर रहा है? दरअसल MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में कहा गया है कि चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई टूल्स सोचने समझने की क्षमता पर असर डाल रहे हैं। इस स्टडी में कहा गया है कि चैट जीपीटी का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले अपने दिमाग का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे किसी बात को गहराई से समझने की उनकी क्षमता पर असर पड़ रहा है। MIT मीडिया लैब ने 18 से 39 वर्ष की उम्र के 54 पार्टिसिपेंट्स को 3 वर्ग में बांटा। पहले वर्ग में वो लोग थे जो चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे में वो लोग जो गूगल सर्च करते हैं, तीसरे में वो वर्ग जो कोई भी डिजिटल टूल इस्तेमाल नहीं करता। सभी को एक ही निबंध लिखने को दिया गया और उनके मस्तिष्क की गतिविधियों को मॉनिटर किया गया। नतीजा दिलचस्प रहा। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने वालों में से ज्यादातर ने बस कॉपी पेस्ट किया, यानी इस ग्रुप के लोग ना तो खुद कुछ सोच पा रहे थे और ना ही चैट जीपीटी के जवाब को अपने शब्दों में ढाल पा रहे थे। लेकिन जिस ग्रुप ने बिना किसी एआई टूल के काम किया, उनके मस्तिष्क को ज्यादा एक्टिव पाया गया। याददाश्त से जुड़ी उनकी गतिविधियां ज्यादा तेज दिखीं। दिलचस्प यह है कि गूगल सर्च करने वाले पार्टिसिपेंट्स की दिमागी गतिविधियों का लेवल भी चैट जीपीटी वालों से बेहतर था। अगर स्टूडेंट्स हर स्मॉल क्वेश्चन का असाइनमेंट के लिए डायरेक्टली चैट जीपीटी का आंसर्स को कॉपी पेस्ट करते हैं तो इससे उनकी एबिलिटी, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, जो सोचने की एबिलिटी है, वो कमजोर हो सकती है। तो स्टडी ये कहता है कि एक्सेसिव यूज रिलायंस ऑन एआई टूल्स स्टूडेंट्स को लेजी थिंकिंग की आदत डाल सकता है। हम MIT के जिस शोध की बात कर रहे हैं उसमें एक बात और हुई। सभी 54 पार्टिसिपेंट्स को दोबारा निबंध लिखने को कहा गया और इस बार चैट जीपीटी वालों से कहा गया कि आप बिना किसी मदद के लिखिए। नतीजा ये हुआ कि वो पहले लिखे निबंध को ठीक से याद भी नहीं कर पाए। इससे उलट बिना किसी टूल की मदद के निबंध लिखने वालों को चैट जीपीटी के इस्तेमाल की इजाजत दी गई तो उन्होंने पहले से भी बेहतर लेख लिख दिया। तो क्या चैट जीपीटी इंसान के दिमाग को सुस्त कर रहा है? हमने खुद चैट जीपीटी से ही इस सवाल का जवाब मांग लिया, पूछ लिया, और जवाब क्या मिला? चलिए, इंटरेस्टिंग है। जवाब ये मिला कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स इंसान के दिमाग को सुस्त नहीं कर रहे, बल्कि वो सोचने और सीखने के तरीके को बदल रहे हैं। ये टूल्स जानकारी तक तेजी से पहुंचने में मदद करते हैं, जिससे समय बचता है। हालांकि यदि लोग इन पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएं, निर्भर हो जाएं और खुद से सोचने की आदत छोड़ दें तो ये मानसिक सक्रियता को कम कर सकता है। संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। एआई का उपयोग मार्गदर्शन और सहयोग के लिए करें, ना कि सोचने की जगह ले लेने के लिए। सही उपयोग से ये दिमागी विकास में सहायक बन सकता है, लेकिन अत्यधिक इस्तेमाल से भाई आपका दिमाग भी तो सक्रिय रहना चाहिए। और अब आखिर में आज का विचार चलते चलते, आज का विचार क्या है? देखिए, युद्ध में हार का डर बुरा नहीं होता। कोई भी युद्ध हो, कोई भी जंग हो, चाहे हम अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, किसी भी तरह की चुनौती वो युद्ध ही तो है। जीतना है, खेलने के लिए मत खेलें, जीतने के लिए खेलें। अब जो हमने कहा, युद्ध में हार का डर बुरा नहीं होता, लेकिन हार के डर से अगर आप कोशिश करना छोड़ दें तो यह बहुत खतरनाक हो जाता है और यही आपकी हार का कारण भी बन सकता है। आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, हाउसवाइफ हो, किसान हो, छात्र हो या बिजनेसमैन हो, यह विचार किसी के भी काम आ सकता है। ध्यान रखिएगा, आज का यह विचार रहा। और अब आप सभी दर्शकों का मैं हमेशा की तरह आभार प्रकट करता हूं। तो आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। अभी के लिए, आज के लिए मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। कल फिर आपसे शाम 7 बजे और 9 बजे रात को 8:50 पर ही मुलाकात हो जाएगी। बहुत नमस्कार।